Hello everyone, welcome to my channel. In this lecture we will be covering preamble to the Indian Constitution. And इस preamble को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा example लेंगे. So whenever you buy a machine or an equipment, you get a manual or a small type of book that contains all the information about that particular machine or that equipment. So similarly हम लोग preamble को उससे relate करके समझ सकते हैं. So simply preamble is an introductory statement of basic values of the constitution. preamble जो है वो सिंपल सा एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक वैल्यूज़ को ऐड किए जाते हैं. मीन्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल्स हैं, जो भी उनके वैल्यूज़ हैं, उस बारे में हमें preamble के थ्रू पता चलता है. और we can say the preamble of the constitution gives an insight into the objectives and principles which were to be achieved through the constitution. preamble to the Indian constitution जो है हमें उन सारे objectives, उन सारे principles के बारे में बताता है जिसे अचीव करना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एम है. preamble gives an insight into the objectives. That's why some constitutional commentators have called it the mirror of constitution, soul of constitution, horoscope of the constitution. So we can define it as preamble is an introductory statement of basic values of the constitution. आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो पॉइंट ये है that who drafted the preamble. So Pandit Jawaharlal Nehru drafted the preamble and the preamble was adopted on 22nd January 1947. Pandit Jawaharlal Nehru prepared a draft and presented that draft before the Constituent Assembly, and that draft is commonly known as Objective Resolution. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ग्राफ प्रिपेयर किया और उस ग्राफ जिसको कि उन्होंने प्रिपेयर किया था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रिपेयर किया. वो जो ग्राफ प्रिपेयर किया और जिसको प्रेजेंट किया गया था उसको हम लोग कॉमनली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जो कि उन्होंने प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 को. एंड दैट सेम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड एज प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 22nd जनवरी 1947. नाउ अब हमारा जो प्रीएम्बल है उनमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं एंड दोज टर्म्स आर सॉवरेन, सोशलिस्ट, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality, and fraternity. When you will see preamble to the Indian Constitution, the first term you will notice that we the people of India. इन सारे terms में जो 3 terms हैं that are socialist, secular, and integrity. These terms were added in 1976 by the 42nd Amendment Act. इन 3 टर्म्स को 1976 में 42nd Amendment Act के तहत ऐड किया गया था. We took help of a graph to understand preamble. So these are the important points. हम लोग इस पॉइंट को पहले ही समझ चुके हैं कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रीएम्बल में 3 नए टर्म्स को ऐड किया गया था. एडिशन ऑफ 3 न्यू टर्म्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके सॉवरेन का, सोशलिस्ट का मीनिंग को समझते हैं. फर्स्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया. व्हेन वी से वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. कहने का मतलब है कि जो प्रीएम्बल है उसको जो बनाया है वो इंडियन सिटीजन्स हैं. हमारे इंडियन सिटीजन्स ने ही प्रीएम्बल को बनाया है. सो वी से वी द पीपल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, सॉवरेन. व्हेन वी से सॉवरेन इट मीन्स इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट. नो एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिमिटेशंस आर इम्पोज्ड ऑन इट. कोई भी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फोर्स जो है वो इम्पोज्ड नहीं है इंडिया पे. फ्री टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज. सॉवरेन मीन्स इंडिया इज फ्री टू फॉर्मुलेट इट्स होम एंड फॉरेन पॉलिसी एंड फ्री टू मेंटेन रिलेशन विद एनी फॉरेन स्टेट.
no external and internal force can interfere. इंडिया किसी भी स्टेट के साथ फॉरेन रिलेशन को मेंटेन कर सकता है, साथ ही साथ इंडिया को पूरी आज़ादी है अपनी रूल्स को फॉर्मुलेट करने का, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने का। इसमें किसी भी तरह का एक्सटर्नल या फिर इंटरनल अफेयर्स जो हैं, फोर्सेस जो हैं, वो इम्पोज्ड नहीं हैं। When we take socialist, we say the country aims to establish a welfare society. मीन्स सोशलिस्ट कहने का ही मतलब है कि इंडिया मीन्स हमारी कंट्री का एम है सोसाइटी में वेलफेयर को स्टैब्लिश किया जा सके। मीन्स वन पर्सन इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय अनदर पर्सन। द एम ऑफ इंडिया इज टू क्रिएट अ सोशल welfare in the nation. There should not be any type of disparity between the rich and poor. किसी भी तरह का डिस्पैरिटी जो है रिच या फिर पुअर के बीच में नहीं होना चाहिए। When we take secular, we say India is a secular state. Means it has no state religion. इंडिया में कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। इंडिया के पास कोई भी अपना स्टेट रिलीजन नहीं है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है where all religions are equally treated and no religion is treated as superior or inferior. Every religion is equal and every religion is given equal importance. किसी भी पर्सन को अपनी विश के अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजन को प्रोफेस करने का, फॉलो करने का राइट दिया गया है। नाउ डेमोक्रेटिक। India is a democratic country in which the power lies in the hands of people. We know that India is a democratic country, जहाँ पर की जो पावर है वो पीपल के हैंड में है। As we have right to डेमोक्रेटिक कहने का ही मतलब है कि जो पावर है वो पीपल के हैंड में है, हमारे हाथ में है। बिकॉज फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल, एंड द गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल। गवर्नमेंट जो है वो पीपल के लिए जवाबदेही है। हमारे इंडिया में हम लोगों के पास डेमोक्रेटिक राइट्स दिए गए हैं। रिपब्लिक, इट मीन्स हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। एब्सेंस ऑफ हायरार्की एंड डिक्टेटरशिप, मीन्स जो पीपल है यहाँ पे वो अपने हेड को खुद ही इलेक्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो पीपल के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। वी हैव राइट टू वोट एंड इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। रिपब्लिक कंट्री में हायरार्की सिस्टम या फिर डायरेक्ट डिक्टेटरशिप सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग खुद ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। कैसे? वोट के थ्रू, बाय यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जिसमें कि जो भी 18 ईयर्स से अबव होते हैं उनको वोट करने की राइट दी गई है। जस्टिस मीन्स न्याय। जस्टिस यहाँ पे 3 हो सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स अ इक्विटेबल सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वल स्टेटस। मतलब सोसाइटी में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जब कभी भी जस्टिस होता है तो सोशल स्टेटस को देख करके नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मीन्स जो वेल्थ है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एक हैंड में बहुत सारा इनकम है और किसी दूसरे हैंड में इनकम ही नहीं है। सो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ही है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने का सबसे एक बेस्ट एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, जो कि इनकम टैक्स लोगों को कुछ एक लिमिट इनकम के बाद इनकम टैक्स देने पड़ते हैं, और वो इसलिए देने पड़ते हैं सो डैट कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली सोसाइटी में हो सके, किसी एक हैंड में ना जाए वो पूरी तरह से। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। मीन्स no one can discriminate anyone on the basis of any caste or color. पॉलिटिकल जस्टिस ये कहता है कि इंडिया के कोई भी सिटीज़न हों, उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट है। लिबर्टी,
Liberty means liberty of thought, expression, free from any type of domination such as slavery or imprisonment. Means किसी को भी unnecessary जेल नहीं हो सकती, कोई भी किसी को भी बिना मतलब के स्लेव नहीं बना सकता. सो वी हैव लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन. एवरी इंडिविजुअल हैज़ right to express thought. Equality. It means it aims to provide equal opportunities to all. Means हर किसी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए गए हैं. इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इफ़ अगर आपके पास क्वालिटी है डॉक्टर बनने की, तो इस केस में आप उस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हो, आपको कोई भी रोक नहीं सकता. Last one is fraternity, that is feeling of brotherhood. Means we have to maintain feeling of brotherhood. हमें हर किसी से भाईचारे का रिलेशन रखना चाहिए. We must encourage brotherhood so that a welfare society can be established in our nation. That's all for today's lecture. And stay connected for updated videos. If you like my videos, share it. And please subscribe my channel.